Hello everybody and a very cordial welcome to our channel Indian Study Hub. Today we are going to do lesson number 5 of chapter 10. First of all, if you have any doubt regarding last chapters, you can ask me in the comment section and I'll try to answer as soon as possible. So without any further delay, let's move forward. So yeah. प्रीवियस वोकैब में जो हमने किया था वो हमने आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले. So the first word is chaste. Chaste means pure or virtuous. For example, she is known for her chaste behavior. Pure or virtuous behavior के लिए she is known. Second word हमने जो पढ़ा था वो था cogent. Cogent is convincing and forceful. सबसे पहले adjective है ये. और for example, Mohan gave her a cogent reason for his behavior. A cogent reason मतलब कि एक forceful reason उसने दिया कि उसका behavior ऐसा क्यों था. थर्ड वर्ड है कॉन्क्लेव. कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक प्राइवेट मीटिंग जो कि नाउन है. तो इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि राम एंड श्याम एग्रीड फॉर अ कॉन्क्लेव. कंपनशन. कंपनशन इज एक और नाउन है और जिसका मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट और रिमोर्स. रिग्रेट की फीलिंग या फिर रिमोर्स की पश्चाताप की एक फीलिंग होना उसको बोलते हैं कंपनशन. फॉर एग्जाम्पल, सोहन हैड अ कंपनशन फॉर व्हाट ही डिड. जो भी सोहन ने किया उसको उसका पश्चाताप था, एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट थी, एक कंपनशन था. ठीक है. लास्ट वर्ड जो था वो है कॉन्ट्राबैंड. कॉन्ट्राबैंड एडजेक्टिव है और इलीगल गुड्स इसका मीनिंग है. इलीगल गुड्स मतलब जो गैर कानूनी गुड्स जो भी होते हैं उन सबको कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं. इसको कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. पुलिस कॉट अ मैन विद कॉन्ट्राबैंड गुड्स. व्हाट काइंड ऑफ गुड्स? कॉन्ट्राबैंड गुड्स. तो ये हम अभी तो जैसे एडजेक्टिव्स है, नाउन है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सेंटेंस में कैसे आपको यूज करने होते हैं वर्ड्स को. अभी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लोगों को डाउट होता है कि हमें पता कैसे चले कि एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, प्रेपोजिशन कौन सा है. तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रटने को एक भी चीज नहीं बोलूंगा कि आप, मैं लिस्ट नहीं दूंगा आपको कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ये रट लो, ये रट लो. मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा एडवर्ब होता है, कैसे हम वर्ब को पहचानते हैं. और कोई भी वर्ड आ जाए आपके पास, आप हमेशा पहचान पाओगे उसको, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर डिले अभी फिर से अपना आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं. और आज ये लास्ट चैप्टर है टेंस का, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे. तो आज 5 क्लासेस मैंने पूरा ये कंप्लीट किया टेंस का. आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करोगे कि मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको बनाया है. तो इसलिए टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. पूरे चैप्टर्स थोड़े 50-50 मिनट, 40-40 मिनट के तो मिनिमम है ही है. और आज का चैप्टर भी थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके साथ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले ये 3 सेंटेंसेस देख लेते हैं. सबसे पहले सेंटेंस है दे हैव ऑलवेज डन देयर वर्क ऑनेस्टली. सेकेंड एग्जाम्पल है दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑनेस्टली. थर्ड है दे हैव डन देयर वर्क ऑनेस्टली. तो इसमें सेंटेंस की सेंस एक ही है, बात एक ही बोली जा रही है, लेकिन अलग अलग टेंसेस के थ्रू में ये बात बोली जा रही है. और एक और एडवर्ब यहाँ पे यूज हो रही है, ऑलवेज. ऑलवेज का मैंने यूज़ किया और इसके थ्रू मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सबसे पहले जो सेंटेंस है दे हैव ऑलवेज डन देयर वर्क ऑनेस्टली, इसकी सेंस क्या है. ये सबसे पहले टेंस यूज हो रहा है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट. हैव हेल्पिंग वर्ब और डन मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो कोई किसी लॉन्ग पास्ट का काम है, पहले भी फॉर एग्जांपल एक काम अपना ऑनेस्टली करते हैं और आज भी इन्होंने जो काम है पूरा ऑनेस्टली किया है. सेकेंड सेंटेंस है दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑनेस्टली. यहाँ पे मेरा आज से रिलेट करके नहीं बोल रहा, मैं एक फैक्ट बोल रहा हूँ कि पहले जितना भी इन्होंने काम किया हमेशा ऑनेस्टली इन्होंने अपना काम पूरा किया है और किया है. थर्ड एग्जांपल है हमारा दे हैव डन देयर वर्क ऑनेस्टली. यानी कि कोई एक काम था उनको दिया था और प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहा हूँ अभी कि उन्होंने वो काम ऑनेस्टली कर लिया है. तो ये इन तीनों सेंटेंसेस की सेंस होगी जो हमको समझनी है टेंसेस के थ्रू. और इन तीनों का मीनिंग देखो कैसे चेंज हो गया हमारा. तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तीनों सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं है, तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं यहाँ पे. लेकिन तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है और सेंस भी डिफरेंट है. टू रिलेट एन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टू लॉन्ग पास्ट वी यूज ऑलवेज, नेवर, एटसेट्रा विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, किसी भी एक्शन को, अगर हम किसी एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करके लॉन्ग पास्ट के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट से रिलेट करके लॉन्ग पास्ट के बारे में बताते हैं, तो हम ऑलवेज और नेवर का यूज़ करते हैं। कौन से टेंस के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। जैसा कि हमने ये वाला एग्जांपल यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, वो हमेशा से अपना काम किया है और आज भी उन्होंने अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहले भी करते हैं, ऑलवेज तो आया, ये ऑलवेज का मतलब है हमेशा से करते आए हैं, पहले भी किया है और आज का जो काम था, अब का जो काम था, वो भी इन्होंने पूरा किया है। दे हैव ऑलवेज, अब तक यानी कि आज, टिल डेट, इसीलिए प्रेजेंट से रिलेट करके मैंने इसको बोला ऑलवेज। दे हैव ऑलवेज डन देयर वर्क ऑनेस्टली। तो सेकेंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ऑलवेज का यूज़ तो यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑनेस्टली। यहाँ पे मैं प्रेजेंट से रिलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ जो पास्ट की बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि पास्ट में जितना भी काम किया उन्होंने, दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑनेस्टली, हमेशा करते हैं। एक तरह से पास्ट का नहीं मैं बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा एक फैक्ट बोलूँगा कि दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑनेस्टली। एक प्रेजेंट इनडेफिनेट में है डू, तो अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ तो एक तरह से बोल रहा हूँ जो पहले भी वो काम किया है, लेकिन हमेशा करते रहेंगे आगे भी, एक ऐसी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है कि आगे भी करेंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी टेंस को लिखते हैं तो हम एक फैक्ट को बताते हैं, एक फैक्ट होता है वो एक तरह का। तो जब हमें वैसे प्रेजेंट करना होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। थर्ड एग्जाम जो सेंटेंस है उसमें दे हैव डन देयर वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ नहीं किया मैंने। तो यानी कि मैं सेंस लॉन्ग पास्ट से रिलेट करके बोल ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ अभी से रिलेट करके बोल रहा हूँ, जो कोई एक काम दिया होगा उनको और वो उन्होंने अच्छे ऑनेस्टली से किया। तो ये इसके सेंस यहाँ पे बनी। तो ऑलवेज और नेवर का जब भी हम यूज़ करते हैं और हमें किसी प्रेजेंट से रिलेट करके लॉन्ग पास्ट की बात करनी होती है, तब हम ऑलवेज नेवर का यूज़ करते हैं। कौन से टेंस के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। क्यों करते हैं ये हमें समझ में आ गया, क्योंकि उनकी सेंस क्या होती है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं क्या कहते हैं। वी हैव नेवर सीन अ घोस्ट बिफोर। सबसे पहले आपको ये करना है, आपको ये वीडियो पॉज करनी है और ये सेंटेंस देखना है सही है गलत है। वी मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या एरर है क्या नहीं है। सबसे पहले इसमें एरर, सेंटेंस गलत है और इसमें एरर है बिफोर का। ये जो बिफोर वर्ड है यहाँ पे गलत है, ये नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए ये समझते हैं। सबसे पहले बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है आज से पहले, पहले यानी कि बैकवर्ड फ्रॉम टुडे। तो शायद मैंने आपको इसको इस बिफोर के मीनिंग शायद पहले भी डिस्कस किया है गेस। तो अगर नहीं किया तो अभी कर लेते हैं फिर से कि अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ वी हैव नेवर सीन अ घोस्ट बिफोर, यानी कि इसका मतलब है आज से पहले। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ आज से पहले, तो इसका मतलब इस आदमी ने आज घोस्ट देख लिया है। अगर ये बिफोर बोल रहा है कि वी हैव नेवर सीन अ घोस्ट, अगर ये सिर्फ इतना होता कि वी हैव नेवर सीन अ घोस्ट, तो इसका सेंस ये हो जाता कि हमने आज तक कभी घोस्ट देखा नहीं और आज भी नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बिफोर यहाँ पे लगा रहा हूँ तो बिफोर का मतलब ये है आज से पहले नहीं देखा लेकिन आज देख लिया है, आज से नहीं, आज से पहले नहीं देखा, तो यहाँ पे बिफोर गलत हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे बता देता हूँ मैं आपको। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर, तो इस सेंटेंस को आपको ध्यान से एक बार देखना है और सोचना है ये सही है गलत है, और इसके सेंस को समझना है। अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर, तो इसमें सेंस क्या है कि मैं आगरा कभी नहीं गया हूँ। और बिफोर अगर मैं बोल रहा हूँ, बिफोर मैंने यूज़ किया है यानी कि वो इस टाइम पे आगरा में ही है। अगर वो आगरा में ही है तो वो नहीं बोल सकता कि आई हैव नेवर गॉन टू आगरा बिफोर। तो ये इस सेंटेंस में भी गलत है, बिफोर नहीं आएगा। और अगर बिफोर कट जाएगा तो सेंटेंस क्या बचेगा मेरा बताओ? आई हैव नेवर गॉन टू आगरा। और अगर आई हैव नेवर गॉन टू आगरा हुआ तो यानी कि वो आगरा में उस टाइम पे है ही नहीं, तो इसकी सेंस क्या होगी कि वो आगरा में कभी गया नहीं। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं आगरा गया हूँ, तो इसको कैसे बोला जा सकता है? तब मैं उसको बोलूँगा कि आई हैव नेवर कम टू आगरा बिफोर। अगर मुझे बोलना है कि मैं आगरा में उस टाइम पे हूँ और उससे पहले कभी नहीं आया हूँ आगरा में, तो उस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे हम लोग? आई हैव नेवर कम टू आगरा बिफोर। आज तो मैं आगरा में आया हूँ लेकिन आज से पहले कभी नहीं आया। इसका मतलब हम बिफोर से ही समझ सकते हैं, बिफोर से ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये घोस्ट वाला तो ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी सेंस नहीं बनती, तो इसमें बिफोर को काटना ही पड़ेगा हमको, ठीक है, तभी ये सेंटेंस ठीक होएगा।
तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला एग्जांपल देखते हैं, दे विल गो होम व्हेन इट विल बी डार्क। तो अभी हम जो आ रहे हैं, अभी हम समझते हैं आज का जो मेन इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट बताया आपको। अभी जो हम बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे वो हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एक सेंटेंस बनता है और कैसे कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, दे विल गो होम व्हेन इट विल बी डार्क। तो इस सेंटेंस में एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। ये दे जो मेरा है, ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, इट, ओ सॉरी, दे के बारे में, इट आगे आएगा। तो सब्जेक्ट है, ये भी आ गया, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर विल गो होम क्या हो गया, विल गो होम एक पूरी क्लॉज होगी छोटी सी, जिसको बोलेंगे प्रिडिकेट। प्रिडिकेट है हमारा, प्रिडिकेट क्या होता है, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ भी बताया जा रहा है, उसको प्रिडिकेट बोलते हैं। जैसे दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है क्या, दे विल गो होम, हाँ, तो इसका मतलब ये इसका प्रेडिकेट है, दे का प्रेडिकेट है विल गो होम पूरा। फिर आ गया व्हेन। व्हेन हमारा क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कंजक्शन का एक अलग से चैप्टर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ कंजक्शंस डिस्कस वगैरह करूँगा, क्योंकि टेंसेस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ रहा है बीच बीच में। तो व्हेन एक कंजक्शन है, और कंजक्शन का काम क्या होता है, दो अ, उसको जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो हमारे दिया हुआ है, इट विल बी डार्क। यहाँ पे इट क्या है हमारा, इट भी एक सब्जेक्ट है। इट मैंने क्या बताया था, पहले भी बताया था, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है। कई बार इसको स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिखते हैं, या कोई सेंटेंस होता है उसके स्टार्टिंग में लिखते हैं ताकि हम किसी सेंटेंस को शुरू कर सकें। इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इट हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल बी डार्क क्या है, क्या ये इट के बारे में बता रहे हैं, विल बी डार्क, हाँ, तो विल बी डार्क इट का प्रेडिकेटिव है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है, मैंने बताया पूरी एक क्लॉज होगी, दे विल गो होम, ये एक पूरी क्लॉज है। क्लॉज क्या होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी एक सेंटेंस का सब पार्ट जिसका एक सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे दे है, और उसका प्रेडिकेट हो, विल गो होम, ये एक पूरा क्लॉज हो गया। तो दे विल गो होम एक क्लॉज हो गया, इट विल बी डार्क दूसरी क्लॉज होगी, और व्हेन क्या होगी, कंजक्शन होगा जो इन दोनों क्लॉज को जोड़ता है। एक सेंटेंस ऐसे बनता है, और भी तरीके से बनता है, अभी आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कंजक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंजक्शंस जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंजक्शंस और दूसरे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के फॉर एग्जांपल होते हैं जैसे कि फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और येट, सो, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, इफ़, अनलेस, अनटिल, देन, दैट, एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, दो। ये कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के एग्जांपल हैं। अब इसमें बोल रहे क्लॉज विद कंजक्शंस इज नेवर अ मेन क्लॉज। अगर कोई भी क्लॉज मैं मेन, अगर कोई भी क्लॉज मैं किसी कंजक्शंस के साथ लिख रहा हूँ, तो वो भी मेन क्लॉज नहीं हो सकते। मेन क्लॉज और सब क्लॉज क्या होती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने ये सेंटेंस अभी लास्ट देखा, दे विल गो होम व्हेन इट विल बी डार्क। यहाँ पे जो मेन क्लॉज है वो है मेरी ये वाली, ये मेरी दे विल गो होम। दे विल गो होम मेरी मेन क्लॉज है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है, और इसी के बारे में हम मेनली बात कर रहे हैं। इट विल बी डार्क, ये मेरी क्या है, इट विल बी डार्क मेरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो कि सब क्लॉज बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसके साथ सबसे पहले तो अगर मुझे रेफर करना हो तो कंजक्शन से मैं देख सकता हूँ, कंजक्शन किसके साथ यूज़ हो रहा है, इस वाली क्लॉज के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये मेरी सब क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, और ये मेन क्लॉज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं। सेंटेंस दो टाइप से होते हैं, दो टाइप से पहचाने जाते हैं। सबसे पहले एक तो फंक्शन से, और दूसरे उसके स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन से हम एक सेंटेंस को कैसे पहचान सकते हैं, कि उसका कैसा फंक्शन होता है, सेंटेंस का क्या फंक्शन होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो होता है असर्टिव फंक्शन। असर्टिव मतलब वो सेंटेंसेस जो या तो नेगेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव, कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं।
इन सेंटेंसेस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। कुछ होते हैं इंटेरोगेशन, सेकंड है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, वो भी एक टाइप का सेंटेंस होता है। वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर डब्ल्यू एच फैमिली से होते हैं। ठीक है। थर्ड होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है या तो किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना या एडवाइस करना, जैसे कि रिक्वेस्ट यानी कि कैन यू प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो एक रिक्वेस्ट होगी, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया टाइप का। तो जिसमें या किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, ये जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी होती है या एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, जो फॉर सोरो, या किसी को दुख है या फिर बहुत खुशी में कुछ बोल रहा है, तो उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई भी अगर फीलिंग एक्सप्रेस करके बोल रहा है, जॉय या सोरो वगैरह कैसी भी, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। लास्ट हमारी होती है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव होती है कि आप किसी को ग्रीट कर रहे होते हैं या किसी को विश कर रहे होते हैं, जैसे बर्थडे पे हम किसी को विश कर रहे होते हैं, तो उन वैसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। तो ये तो हो गए 5 हमारे फंक्शंस टाइप्स की सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं, हम कैसे कैसे सेंटेंस को बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि अगला सेंटेंस का कौन सा टाइप होता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहचानते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। सबसे पहले होता है सिंपल। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल। जिस भी सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब आएगी वो होगा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया, दे विल गो होम व्हेन इट विल बी डार्क। यहाँ पे एक तो विल गो मेरी वर्ब आ गई और दूसरी इट विल बी मेरी वर्ब आ गई। तो यहाँ पे दो दो वर्ब है, तो इसका मतलब ये मेरा सिंपल सेंटेंस नहीं है। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ तक लिखता, दे विल गो होम, बस आगे का काट देता, बस यहाँ तक लिखता, तो ये मेरा सिंपल सेंटेंस होता। सिंपल सेंटेंस सबसे सिंपल होता है, इसीलिए नाम भी सिंपल रखा है इसका, कि जिसमें सिर्फ एक मेन वर्ब आए। ठीक है। अगला टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंसेस, जो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ यूज़ होते हैं। इसीलिए देखो मुझे यहाँ पे कंजक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं ताकि स्ट्रक्चर में आपको समझा सकूँ। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक सेकेंड, हाँ, ये रहे कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। कोई भी सेंटेंस के बीच में अगर ये आ रहा है और दो क्लॉजेस से अगर कोई कंजक्शन जोड़ रहा है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड 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 सेंटेंस। ठीक है। अगला होता है कॉम्प्लेक्स। एक कंपाउंड और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स, तो एक में कोऑर्डिनेट हो रहा है तो दूसरे में सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हो रहा है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज हो रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे हम लोग। और कॉम्प्लेक्स से में कौन कौन से आगे मैं बता देता हूँ। हाँ, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कौन से हो गए, इफ़ हो गया, अनलेस, अनटिल, देन, दैट, एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, तो ये सारे सबऑर्डिनेट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर, कि कैसे एक स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम समझते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं और इसका, इफ़ दे विल हेल्प अस वी शैल गिव देम मनी। एक सेंटेंस देखना है, इफ़ दे हेल्प अस वी शैल गिव देम मनी। सबसे पहले तो हमें देखना है सेंटेंस डिवाइड कैसे कैसे हो रहा है, सब क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है। सबसे पहले मैं देख लूँ इफ़, मेरे को इफ़ से पता चल रहा है इफ़ मेरा कंजक्शन होता है। ठीक है। और तो मैं समझ जाऊँगा इफ़, अब कहाँ तक है ये, इफ़ दे विल हेल्प अस वी शैल गिव देम मनी। अब मैं समझ गया हूँ यहाँ तक, वी मेरा एक और सब्जेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, वी हमारा सब्जेक्ट है, तो मैं समझ गया हूँ यहाँ से लेके, और दे भी मेरा सब्जेक्ट है। तो इफ़ दे विल हेल्प अस ये मेरी सब क्लॉज हो गई, और वी शैल गिव देम मनी ये मेरी मेन क्लॉज हो गई। तो दो क्लॉजेज हैं और जोड़ा किससे जा रहा है, इफ़ से। लेकिन ऐसा भी यूज़ हो सकता है, जैसे जोड़ने का मतलब यही नहीं होता कि हमेशा सेंटर से बी से जोड़ा जाए। क्लॉज हमेशा स्टार्टिंग में भी आ सकती है, जैसे यहाँ पे आई, इसीलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया आपको, इफ़ दे विल हेल्प अस वी शैल गिव देम मनी। ये दो क्लॉज अलग अलग, ये सेकंड वाली जो है वी शैल गिव देम मनी ये मेरी मेन क्लॉज है, और ये वाली मेरी सब क्लॉज है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें से देखते हैं कि सेंटेंस सबसे पहले चेक करते हैं कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं है, गलत है, सही है। ये सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस, आपको एक बार पॉज करो वीडियो और देखो कि सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है, टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, और क्या इस सेंटेंस की सेंस ठीक हो रही है या नहीं। सेंस जो मैं बार बार बोलता हूँ ये आपको
खुद जज करना है यहाँ पे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ। तो इफ़ दे विल हेल्प अस, ये मेरी सब क्लॉज है। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ हो रहा है कि अगर वो मेरी हेल्प करेंगे, इफ़ दे विल हेल्प अस वी शैल गिव द मनी। यहाँ पे भी मेरा फ्यूचर शैल गिव हो रहा है, यहाँ पे भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, वी शैल गिव द मनी, कि अगर वो मेरी मदद करेंगे तो हम उनको पैसे दे देंगे। तो सेंटेंस की सेंस का, और यहाँ पे काम देख लेते हैं कौन सा काम पहले हो रहा है। और जैसे अगर मैं बोलूँ वी शैल गिव देम मनी, हम पैसे कब देंगे, एक सेकेंड सॉरी, हम उनको पैसे कब देंगे, जब वो मदद करेंगे या पहले मदद करेंगे तब पैसे देंगे। तो पहले मदद करेंगे उसके बाद पैसे देंगे हम। तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि while referring to two future actions in a complex sentence, सबसे पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है तो मुझे समझ में आ गया ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इफ़ की वजह से। तो अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर इफ़ यू आर रेफरिंग टू टू फ्यूचर एक्शन, जैसे यहाँ पे भी विल, यहाँ पे भी शैल, विल शैल, दो फ्यूचर एक्शन यूज़ हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। तो वी डोंट यूज़ टू फ्यूचर टेंसेज, हम दो फ्यूचर टेंसेज यूज़ नहीं करते। यूज़ फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज जो हमारी यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ करो, और प्रेजेंट टेंस इन द सब क्लॉज। ये तो इसका सही आंसर हो गया कि यहाँ पे फ्यूचर आना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। अब ये क्यों आना चाहिए, ये आप सेंस समझो इसके, कि वी शैल गिव देम मनी, इसको अगर इसको समझ लेते हैं कि वी शैल गिव द मनी, हम उनको फ्यूचर में तब पैसे देंगे जब वो हमारी प्रेजेंट में मदद करेंगे ऑब्वियसली। तो दोनों काम फ्यूचर में नहीं हो सकते, वो हमारी डिपेंडेंट एक्शन है, एक काम होगा उसके बाद ही दूसरा काम होगा। तो अगर ये प्रेजेंट में होगा तभी तो ये फ्यूचर में होगा, ऐसा नहीं कि ये भी फ्यूचर में हो ये भी फ्यूचर में हो रहा है। तो ये टाइम लाइन सेम नहीं हो सकती यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ़ दे विल हेल्प अस वी शैल गिव देम मनी। तो इसको प्रेजेंट में लिख देंगे और इसको फ्यूचर में लिख लेंगे कि प्रेजेंट में मदद करेंगे और फ्यूचर में हम उनको पैसा दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझने की है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं बोलता हूँ हमेशा अगर आप नोट्स बनाते रहो और ये सारी चीज़ें नोट करते रहो, ताकि जब आप रिवाइज़ करो तो आपको बार बार वीडियो बार बार पूरी पूरी देखनी ना पड़े। ऑब्वियसली ये वीडियो यूट्यूब पर रहेंगी, आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में ये नोट डाउन करते रहिएगा पॉइंट्स, ताकि आप फटाफट आपको देखो और पूरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, एज सोन एज हो गया, एटसेट्रा हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि डोंट यूज फ्यूचर टेंसेज इन क्लॉज दैट बिगिंस विद एनी ऑफ दीज कंजक्शंस। ये तो मैं आपको पहले भी क्लास में बता सकता हूँ, बता चुका हूँ कि जो भी क्लॉज के स्टार्टिंग में अगर ये आ रहा है, इस क्लॉज के साथ अगर कुछ भी यूज़ हो रहा है तो वो एक टाइम क्लॉज होती है, सारे कंजक्शंस हैं। तो यह किसी के साथ भी ज़रूरत है वो होती है टाइम क्लॉज होती है, और ये टाइम क्लॉज होती हैं तो इनके साथ हम फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करते। और सेंस भी मैंने आपको बता दी कि क्यों नहीं करते, क्योंकि एक काम होगा तभी दूसरा फ्यूचर में होगा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, आगे हम यूसेज ऑफ इफ़ का देख लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, वेदर कहाँ यूज़ करते हैं, इन केस कहाँ यूज़ करते हैं, और दैट कहाँ यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स में तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं सब चीज़ें, तो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एग्ज़ाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले इनके देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जो इफ़ होता है, इफ़ हमारा कंडीशन को डिफाइन करता है, किसी कंडीशन को हमें दिखाना हो तो उसके लिए इफ़ यूज़ करते हैं हम। इन केस होता है, इसको भी हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई कंडीशन हमको शो करनी हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इफ़ और इन केस में, कि इफ़ कहाँ पे यूज़ करता है कि इफ़ समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, अगर कुछ ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है तो पास्ट का काम दिखाने के लिए, को हो चुके काम को दिखाने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं। और इन केस तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ अवॉइड करना हो, टू अवॉइड समथिंग बिफोर हैपनिंग, कुछ होने से पहले ही हमको अगर कोई कंडीशन शो करनी हो उसके लिए इन केस यूज़ करते हैं। इन दोनों के एग्जांपल्स अभी हम पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वेदर, वेदर हम यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, जब हमको अनसर्टेनिटी, हमको कुछ पता नहीं हो कि कुछ काम होने वाला है नहीं है होने वाला है, या कुछ काम होगा नहीं होगा, तो अनसर्टेनिटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वेदर।
दैट जहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सर्टेनिटी हो, जहाँ पे हमको पता हो कि कुछ होगा, हम जहाँ पे श्योरिटी हो किसी भी चीज़ की कि ये काम होने वाला है और हमारे पास प्रूफ हो किसी चीज़ का। सर्टेनिटी का मतलब जब होता है जब हमारे पास किसी चीज़ का प्रूफ हो कि हाँ ये काम होने वाला है, जब हम सर्टेन रहते हैं तब हम दैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है, दे डोंट नो इफ़ ही विल हेल्प देम। यहाँ पे मेरे को समझना है कि सेंटेंस गलत है या नहीं। ये सारे सेंटेंस एक बार आप पढ़ो, इनके देखो सबसे बढ़िया आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको मैंने मीनिंग्स बता दिए, इन सब के डिफरेंस भी बता दिया। अब ये 7 सेंटेंसेस हैं, इन सबको आप एक बार पढ़ो और इन सब के आंसर्स देने की कोशिश करो। फर्स्ट वाले सेंटेंस पे आपको डायरेक्टली खुद देखना है, बाकी सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इनके साथ में मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं कि कौन कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ हो सकता है। जैसे इसमें ये हुआ है, इसके अंदर थर्ड वाले के इफ़ आएगा या वेदर आएगा। इन सब के अंदर फिर इन चारों में से कौन सा एक आएगा वो आपको फिल करके देखना है। सारे आप पॉज करके फटाफट वीडियो देखो। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इनके आंसर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं और इनके समझ लेते हैं क्यों कैसे आंसर्स हैं इनके। सबसे पहले दे डोंट नो इफ़ ही विल हेल्प देम। यहाँ पे मेरा यूज़ कौन सा हो रहा है, इफ़ कंजक्शन यूज़ हो रहा है। इफ़ अगर यूज़ हो रहा है, इफ़ का मैंने क्या बताया कि कंडीशन के यूज़ होता है कि दे डोंट नो, अगर उनको अनसर्टेनिटी है, उनको पता नहीं है किसी बारे में, इफ़ दे विल हेल्प अप, उनको कुछ पता नहीं है। यहाँ पे अगर किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन है, यहाँ पे मुझे पता ही चल लग रहा है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात हो रही है कि वो मदद करेगा या नहीं करेगा। तो अगर ऐसा है तो मुझे कंजक्शन कौन सा यूज़ करना चाहिए, वेदर। तो ये एक सेंटेंस गलत है, यहाँ पे इसकी जगह कटकर आ जाएगा वेदर। ठीक है, WHEDHER। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, द ग्लास विल ब्रेक डैश यू ड्रॉप इट। इसमें क्या सेंस हो रही है कि अगर तुम ग्लास को गिराओगे, इफ़ यू ड्रॉप इट, तो ग्लास टूट जाएगा। तो ये हुआ नहीं है काम, ये कंडीशन बता रहा है कि अगर तुम गिराओगे तो टूट जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो अगर हुआ नहीं है तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम इफ़ का यूज़ करेंगे या वेदर का यूज़ करेंगे। वेदर तो अनसर्टेनिटी है, लेकिन हम तो यहाँ सर्टेन है कि अगर तुम गिराओगे तो टूटेगा, और ये काम अभी हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ यूज़ करेंगे इफ़, कि द ग्लास विल ब्रेक इफ़ यू ड्रॉप इट। अगर तुमने ग्लास को गिराया, जो जो ग्लास है वो टूट जाएगा। अगला देख लेते हैं, दे आस्क्ड हिम इफ और वेदर ही कुड स्विम। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम स्विम कर सकते हो, मतलब इफ मतलब कि कंडीशन कि क्या कर सकते हो स्विम, या वेदर अनसर्टेन है या कंडीशन पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको सेंस लगा के आपको समझना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए। इसके अंदर अगर हम इफ़ लेके चलें तो इसकी क्या सेंस बनेगी, दोनों को देख लेते हैं। दे आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड स्विम। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़, तो इफ़ का क्या सेंस बन रहा है, कंडीशन पूछ रहा है और होने से पहले ही कुछ पूछा जा रहा है। तो क्या ये सेंस ठीक बन रही है। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उनसे पूछा, इफ़ क्या वो स्विम कर सकता है या नहीं। होने से पहले, स्विम करने से पहले उन्होंने पूछ लिया, तो हाँ ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इफ़ सही हो सकता है। एक बार अब वेदर पे देख लेते हैं। दे आस्क्ड हिम वेदर ही कुड स्विम। अब वेदर है, अनसर्टेनिटी है। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो स्विम कर सकता है, वो अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी के साथ उन्होंने उनसे पूछा। तो हाँ ये भी ठीक है, ऐसे भी ठीक हो सकता है। तो ये दोनों सही है, यहाँ पे इफ़ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, फोर्थ आ जाता है, वी हैव लिटिल डाउट डैश ही विल रिटर्न। अब यहाँ पे इन चारों में से कौन सा आएगा ये आपको देखना है। अब यहाँ पे है कि इफ़ वी हैव लिटिल डाउट, हमें थोड़ा सा डाउट है, लिटिल डाउट है लेकिन कंफर्म्ड है। लिटिल डाउट का मतलब है यहाँ पे डाउट तो है, ये तो चीज़ तो कंफर्म है। अगर डाउट है और सर्टेनिटी है, कि डाउट की सर्टेनिटी है कि हाँ डाउट तो है, लेकिन रिटर्न होने की सर्टेनिटी नहीं है कि ही विल रिटर्न, तो ऐसे उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, दैट का यूज़ करेंगे। दैट क्या है, सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी किस बारे में है, डाउट को लेकर है, कि उनको डाउट है कि वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, वी हैव सम डाउट डैश ही विल रिटर्न। अब सम डाउट है, अब सम डाउट का मतलब और लिटिल डाउट का मतलब समझ लो। इसके बारे में भी आपको वर्ब में बहुत अच्छे से बताऊंगा, और लिटल, द लिटल और लिटल के बारे में डिफरेंस डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये आगे हम डिस्कस भी करेंगे।
लिटिल डाउट अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सर्टेनिटी है और इसी वजह से हम यहाँ पे दैट का यूज़ कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ कि वी हैव सम डाउट, यानी कि अगर कुछ डाउट है दैट ही विल रिटर्न और नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेदर ही आ जाएगा। वेदर क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। सम डाउट का मतलब अनसर्टेनिटी शो कर रहा है, तो वी हैव सम डाउट वेदर ही विल रिटर्न। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम। पीपल गेट इंश्योरेंस पॉलिसीज डैश समथिंग इन अनफॉर्चुनेट हैपन्स। इसमें क्या है कि पीपल इंश्योरेंस कब लेते हैं अपना, कि जब कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है या कुछ होने से पहले लेते हैं। अगर कुछ होने से पहले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा इन केस, और यहाँ पे एकदम सही सेंस बनेगा इन केस की, क्योंकि इंश्योरेंस कब लिया जाता है, कुछ अनफॉर्चुनेट होने से पहले ही। कुछ आपका एक्सीडेंट होने से पहले ही आप इंश्योरेंस लोगे, आपके होने के बाद तो इंश्योरेंस लोगे नहीं। अगर लोगे तो किसी और चीज़ का, या दोबारा से एक्सीडेंट ना हो जाए इस वजह से लोगे, लेकिन उसका नहीं लोगे जो हो चुका है। तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो कुछ होने से पहले ही लोगे, इस वजह से यहाँ पे कंजक्शन आएगा इन केस। इन केस। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखूँ, पीपल क्लेम देयर इंश्योरेंस डैश समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स। अगर क्लेम कब करेंगे, जब एक्सीडेंट हो चुका होगा। अगर एक्सीडेंट हो चुका है तो काम हो चुका है। पास्ट में अगर हैपन हो चुका है तो यहाँ पे कंजक्शन कौन सा आएगा, इफ़। तो यहाँ पे आ जाएगा पीपल क्लेम देयर इंश्योरेंस इफ़ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स। तो ठीक है, ये आई गेस आपको कंजक्शन समझ में आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गैस आगे आ जाते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। अभी अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अगर अगला सेंटेंस क्या कहता है हमारा, दे न्यू दैट देर इज़ नो मनी इन द बैंक। अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ दे न्यू देर इज़ नो मनी इन द बैंक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। अगर मैं देखो दे न्यू, ये तो मेरा हो गया, दे तो हो गया सब्जेक्ट, न्यू मेरी वर्ब होगी। और अरे हाँ, न्यू मेरी वर्ब हो गई। अगर वर्ब है तो इसका कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। अब यहाँ पे दैट यूज़ हो रहा है, दैट तो मेरा कंजक्शन है। और देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नो मनी इन द बैंक, तो ये मेरी दूसरी क्लॉज होगी। तो यानी मैं समझ गया हूँ कि जो वर्ब है, यही दे न्यू मेरी मेन क्लॉज है। इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं। अभी अब वर्ब जब चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जिस वर्ब को ज़रूरत नहीं हो किसी ऑब्जेक्ट की वो इंट्रांजिटिव। तो दे न्यू यही मेरा मेन क्लॉज हो गया, बस इतना सही। और क्लॉज मैंने क्या बताई थी, जो कोई भी सब्जेक्ट जो जिसके बारे में कुछ दिया हो या उसकी मेन वर्ब हो, तो एक पूरा क्लॉज हो गया। ठीक है, ये दे न्यू मेरी मेन क्लॉज होगी। और सब क्लॉज कौन सी है मेरी, दैट देर इज़ नो मनी इन द बैग, ये मेरी सब क्लॉज होगी। तो यहाँ पे भी मैं समझ लेता हूँ, जो मेरी दे न्यू है ये तो मेरी पास्ट टेंस में है, और जो मेरी सब क्लॉज है दैट देर इज़ नो मनी इन द बैग, ये मेरी प्रेजेंट उसमें है। तो अगर ये मेरी मेन क्लॉज ही मैं प्रेजेंट पास्ट में बात कर रहा हूँ, तो मेरी सब क्लॉज प्रेजेंट में कैसे हो सकती है। साइंस एक बार देख लेते हैं सेंटेंस की क्या बन रही है। दे न्यू उनको पता था दैट देर इज़ नो मनी इन द बैग, उनको पास्ट में पता था कि प्रेजेंट में कोई बैग में पैसे नहीं हो सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर पास्ट में उनको कुछ पता था तो पास्ट के बारे में ही पता होगा, प्रेजेंट के बारे में तो नहीं पता हो सकता कुछ। तो इसी वजह से यहाँ पे जो टेंस है वो इस नहीं आके यहाँ पे वॉज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें एरर थी कि यहाँ पे वॉज हो जाएगा। तो ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं, इन सेंटेंस को भी समझते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ द मेन क्लॉज इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में है जैसे कि ये रही मेरी, देन ऑल अदर क्लॉजेज मस्ट बी इन पास्ट, सारी क्लॉजेज जो भी होंगी वो पास्ट में होगी, एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सल फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स को लेकर फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं इनको, किसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ दे टोल्ड अस, दे टोल्ड अस, ये तो मेरी होगी मेन क्लॉज, दे टोल्ड अस दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दे टोल्ड अस तो मेरी पास्ट पास्ट टेंस में यूज हो जाए, लेकिन जो मेरी सब क्लॉज है दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल्स मेरी प्रेजेंट टेंस की बात होगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहा हूँ कि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हमेशा से बॉयल होता आ रहा है और आगे भी होगा, तो एक फैक्ट है। तो इसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखूंगा मैं, इसको मैं पास्ट में नहीं चेंज कर सकता, भले ही मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ या फ्यूचर की या प्रेजेंट की। तो प्रोवर्ब हो गए, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। इनको छोड़ करके अगर मेरी मेन क्लॉज
कभी भी पास्ट में है तो बाकी सारी क्लॉजेस भी पास्ट में आ जाएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। द बॉय हु वॉज सिंगिंग देयर लिव्स नियर माई कॉलेज। अब यहाँ पे समझते हैं मेन क्लॉज कौन सी है। द बॉय तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में कुछ बता रखा है, हु वॉज सिंगिंग देयर लिव्स नियर माई कॉलेज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हु भी मेरा एक सब्जेक्ट है, हु वॉज सिंगिंग देयर जो कि बॉय को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया द बॉय हु वॉज सिंगिंग देयर, यहाँ तक मेरा हो गया एक क्लॉज। और द बॉय लिव्स नियर माई कॉलेज, ये मेरा हो गया दूसरा क्लॉज जो कि द बॉय के बारे में ही बता रहे हैं। अगर मैं इसको बोलो तो दो सेंटेंसेस में कैसे टूट गया ये। द बॉय लिव्स नियर माई कॉलेज एक बात, और दूसरी बात द बॉय वॉज सिंगिंग देयर दूसरी बात। तो यहाँ पे जो मेरी मेन क्लॉज है वो ये है, द बॉय लिव्स नियर माई कॉलेज, और जो मेरी सब क्लॉज है वो है हु वॉज सिंगिंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पे टेंसेस देख लेते हैं। द बॉय लिव्स नियर माई कॉलेज, ये प्रेजेंट टेंस की बात है, और हु वॉज सिंगिंग देयर ये मेरी पास्ट टेंस की बात है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, जो कि अगर यहाँ पे है ही, तो इफ़ द मेन क्लॉज इज इन द प्रेजेंट टेंस देन ये गलत, कैन यूज, सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया थोड़ा सा इसमें, कैन यूज टेंस इन सब क्लॉज, तब यहाँ पे आना चाहिए वी कैन यूज। हाँ, then if the main clause is in present tense we can use tense in subordinate tense except clauses that represent time like conjunctions like whenever, as soon as soon as। इसको मैं समझा देता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि अगर मेरी मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो बाकी की सबऑर्डिनेट क्लॉज सारी किसी भी टेंस में हो सकती हैं, कोई भी टेंस में, पास्ट में भी हो सकती है। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस एकदम ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मेन क्लॉज है वो प्रेजेंट में और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो मेरी पास्ट कंटिन्यूस में है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूस में भी होती, प्रेजेंट में भी, तो भी ठीक होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर होती तो। ठीक है, एक्सेप्ट, फिर से मैंने बताया एक्सेप्ट कंजक्शन लाइक, जैसे यहाँ पे कंजक्शन की जगह मेरा व्हेन, आफ्टर, एज सून एज हो गया, अनटिल हो गया। अगर टाइम क्लॉज आती तो मैं उस टाइम को चेंज नहीं कर सकता था, फिर मैं टाइम के हिसाब से फिर मेरे को उसको चेंज करना पड़ता फिर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ही सेज दैट ही गोज या वेंट या फिर विल गो फॉर अ वॉक डेली। तो अगर ये तो मेरी मेन क्लॉज देख लेते हैं, ही सेज ये तो मेरी मेन क्लॉज होगी। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली, एक तो ये हो गया। तो ये मेरी प्रेजेंट में, ये ठीक है। अगर मैं लिखूँ ही सेज दैट ही वेंट फॉर अ वॉक डेली, ये भी ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ ही सेज दैट ही विल गो फॉर अ वॉक डेली, और ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल गेट अफ्रेड, ही गेट्स अफ्रेड, ही गेट्स अफ्रेड यानी कि प्रेजेंट टेंस में, व्हेन ही सॉ द लायन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ही गेट्स अफ्रेड, वो क्या नाम है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। ही गेट्स अफ्रेड व्हेन ही सॉ द लैंड, ये सॉ पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन मैंने क्या बताया, व्हेन कंजक्शन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एज सुन एज हो गया, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, बिफोर हो गया, एज सुन एज हो गया, अनटिल हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया। ये मेरी टाइम क्लॉज कंजक्शंस होती हैं जो टाइम को बताती हैं। तो व्हेन ही सॉ द लाइन, तो एक टाइम की बात बता रहे कि जब उसने लाइन को देखा था, तो ये मेरा टाइम होगा, और टाइम के हिसाब से मैं टेंस को ठीक करता हूँ, ना कि टेंस के हिसाब से टाइम को ठीक करता हूँ। ये तो मैं पहली क्लास से ही आपको बताता आ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको। आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए और चीज़ों को अच्छे से लिखते रहिए और समझते रहिए। अब आप देख रहे होंगे कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड कर रही हैं सारे। कोई भी चीज़ आपने रटी नहीं होगी, अगर रटी नहीं है तो आप देखो सबका मीनिंग बिल्कुल सही बैठ रहा होगा, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्डअप हो रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे गेट्स ने आके यहाँ पे हो जाएगा ही गॉट आ जाएगा, ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड व्हेन ही सॉ द लाइन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो गाइस तो आगे बढ़ते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ये हम चार सेंटेंसेस से समझेंगे। ये चार सेंटेंसेस आप देखो। सबसे पहला है दे विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट देम, ये एक सेंटेंस हो गया। इसमें मेन क्लॉज कौन सी है, और सबसे पहले यही डिफरेंस देखना है चारों में, मेन क्लॉज कौन सी है, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। दे विल हेल्प यू मेरी मेन क्लॉज, व्हेन यू विल मीट देम सबऑर्डिनेट क्लॉज, दे नो दैट ही विल नेवर रिटर्न, दे नो मेरी होगी मेन क्लॉज, दैट से बाद वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज।
आई हेल्प द मैन मेन क्लॉज और ये वाली सबॉर्डिनेट क्लॉज। ही विल वॉच अ मूवी एंड आई शैल डू माई वर्क। अब एंड मुझे पता है कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये मेन क्लॉज होगी और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी मेरी। अब ये समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो मेरा एग्जांपल है, दे विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट देम। जो मेरी मेन क्लॉज है वो भी प्रेजेंट में है और मेरी सबॉर्डिनेट क्लॉज वो भी प्रेजेंट में है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं, ये भी इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन सी क्या होती हैं। अब ये देख लेते हैं किसको डिफाइन कर लिया है। दे विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट देम। अब ये व्हेन यू विल मीट देम एक तरह से देखा जाए टाइम रेफरेंस है। ये किसका रिप्लाई है? व्हेन का, टाइम का रिप्लाई है। दे विल हेल्प यू व्हेन दे विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट देम। ये व्हेन का रिप्लाई है, तो एक तरह से टाइम का रेफरेंस है, टाइम के बारे में बता रहा है कि कब मदद करेंगे। तो अगर टाइम के बारे में बताते हैं, एक तरह से एडवर्ब फ्रेज है मेरी। एडवर्ब को कैसे पहचाना जाता है? एडवर्ब का बेसिकली होता है कि व्हेन हो गया, हाउ हो गया, हाउ ऑफन हो गया, वेयर हो गया, इन सब का रिप्लाई अगर आपको मिल रहा है किसी किसी के थ्रू, तो वो डिनोट करता है कि वो एडवर्ब है। कोई सेंटेंस हो गया, कोई मतलब क्लॉज हो गया, या कोई वर्ड भी हो गया, उनका रिप्लाई आपको इनके थ्रू मिल रहा है, तो वो एडवर्ब्स होते हैं। तो ये मेरी एडवर्ब क्लॉज होगी एक तरह से। तो सब क्लॉज के ही पार्ट बता रहा हूँ मैं। तो अगर मैं देखूँ, दे विल हेल्प यू, ये तो मेरी मेन क्लॉज और ये मेरी टाइम क्लॉज है, जो कि व्हेन यू विल मीट देम। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो डिपेंडेंट एक्शन है एक दूसरे के ऊपर। ये दोनों ही डिपेंडेंट एक्शन है, और डिपेंडेंसी के थ्रू अगर मैं देखूँ, तो पहले कौन मिलेगा या पहले कोई मदद करेगा? पहले आप मिलोगे, उसके बाद ही आप मदद कर पाओगे। तो अगर आप प्रेजेंट में मिलोगे तभी आप फ्यूचर में मदद करोगे। पहले कोई काम होगा, इसी वजह से जो ये व्हेन यू विल मीट देम है, ये मेरा गलत हो जाएगा। और दे विल हेल्प यू, ये फ्यूचर टेंस में ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आ गई हमारी फर्स्ट वाली बात जो मैंने पहले बताई थी, कि मेन क्लॉज हमेशा अगर फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रेजेंट में होगी। तो यहाँ से आंसर तो इसका ये हो जाएगा कि व्हेन यू विल हेल्प, दे विल हेल्प यू व्हेन यू मीट देम। ये हो गया मेरा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर अब क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। और मैंने जो आपको अभी लास्ट एग्जांपल बताया था कि व्हेन से रिलेटेड तो हमारे टाइम क्लॉज होते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ चीज़ों को रटे ना, चीज़ों को समझें अच्छे से। तो आपको क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे सही इसीलिए है क्योंकि ये डिपेंडेंट एक्शन है सबसे पहले। और मुझे समझ में आ गया है कि व्हेन यू मीट देम, ये डिपेंडेंट है, कि पहले आप मिलोगे तभी आप मदद कर पाओगे फ्यूचर में। और ये एक एडवर्ब फ्रेज है, इसी की वजह से मेरी मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में है, और ये वाली जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये प्रेजेंट टेंस में है। ये हो गया मेरा इसका रीज़न। ठीक है, एक और अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। दे नो दैट ही विल नेवर रिटर्न। दे नो मेरी मेन क्लॉज होगी, और दैट ही विल नेवर रिटर्न मेरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में अगर मेन क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई भी टेंस में आ सकती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर ये मेरी दैट ही विल नेवर रिटर्न सब क्लॉज है, तो ये ऊपर वाली अगर एडवर्ब क्लॉज थी, तो ये वाली कौन सी क्लॉज है? ये मेरी किसका रिप्लाई दे रही है? दे नो दैट ही विल नेवर रिटर्न, ये मेरा व्हाट का रिप्लाई दे रही है। अगर मैं इसको बोलूँ, अगर मेरे को किसी भी चीज़ का व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो वो मेरी नाउन या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस दैट ही विल नेवर रिटर्न को काट करके, अगर मैं इसको काट करके सिर्फ यू लिख दूँ, दे नो यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे नो व्हाट डू दे नो? दे नो यू। यू मेरा क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन। तो इसी को मैंने पूरी क्लॉज जो है मेरी, ये मेरी नाउन क्लॉज है, क्योंकि मेरा व्हाट का रिप्लाई है जो कि नो को बता रहा है। ठीक है, तो मेरी नाउन क्लॉज हो जाएगी, और सेंटेंस एकदम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। थर्ड जो क्लॉज है वो है आई हेल्प द मैन। हेल्प द मैन, किस आदमी की मदद करी? हु वॉज क्राइंग। ये मैन का डिस्क्रिप्शन बता रहा है। जब भी हमें किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन पता चलता है, विच मैन, कौन से मैन की बात हो रही है? हु वॉज क्राइंग। तो हु वॉज क्राइंग, ये जो मेरी सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये मेरी एडजेक्टिव क्लॉज होगी। ये मेरा मैन का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये मेरी सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये वाली, ये भी एकदम ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ क्लॉज कैसी कैसी होती है। अब आ जाते हैं चौथी वाली सेंटेंस पे। ही विल वॉच अ मूवी एंड आई शैल डू माई वर्क। ये दोनों सेपरेट सेपरेट एंड से मैंने जोड़ा हुआ है, और ये इंडिपेंडेंट एक्शंस है। अभी आप जो तीनों ऊपर की सबॉर्डिनेट क्लॉज देखी हैं, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज तीनों की तीनों डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मेन क्लॉज के ऊपर। यानी कि मेन क्लॉज है वो हमारी मेन चीज़ है, उसी की वजह से हम सबॉर्डिनेट क्लॉज लिख पाए हैं।
अगर मैं सबॉर्डिनेट मेन क्लॉज को काट दूँ तो हमारी जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो यूज़ करी गई है मेन क्लॉज को और डिफाइन करने के लिए, उसी को बताने के लिए, उसी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही है कुछ। तो जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं वो एक तरह से सारी डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। डिपेंडेंट किस पे रहती है? मेन क्लॉज पे। ठीक है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं, वो इंडिपेंडेंट होती है। जैसे ये एंड इन और इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट कंजक्शंस यूज़ करते हैं। जैसे एंड का यूज़ किया है। सेपरेट मतलब कि ही विल वॉच ए मूवी एक सेपरेट एक्शन है, एंड आई शैल डू माई वर्क एक अलग एक्शन है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए ये वाली जो मेरी मेन क्लॉज है ये एक सेपरेट एक्शन है और ये सेपरेट एक्शन है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि मेरा ये कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मेरी डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस मेरी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला गलत क्यों हुआ था ये मैंने आपको बता दिया था। ये फ्यूचर में था और ये मेरा ये भी फ्यूचर में था। तो अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मेरी प्रेजेंट में आनी चाहिए। और टाइम क्लॉज क्यों नहीं थी? क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज थी और डिपेंडेंसी के हिसाब से मैंने इसका सेंस देख लिया था कि गलत हो रहा था, कौन सा काम पहले हो रहा था। इस वजह से ये वाली फ्यूचर में और ये वाली प्रेजेंट में। ठीक है, आगे अभी देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, दीज आर डिपेंडेंट क्लॉजेज विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई द मेन क्लॉज। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं सबऑर्डिनेट जो कि मेन क्लॉज को ही और डिस्क्राइब करती है और मॉडिफाई करती हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कौन सी होती हैं? ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जो दो डिफरेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करती है कंजक्शन के साथ। ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो गया, ये आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसा आ सकता है? कंजक्शंस का एरर बहुत आता है। जैसे आपको एक सेपरेट सेपरेट एक्शंस दो दे देगा और यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दे देगा। अगर मैं इसको लिखूँ ही विल वॉच अ मूवी व्हेन आई शैल डू माई वर्क, अब ये सेपरेट एक्शन है। अब सेपरेट एक्शन इसमें एरर हो सकता है, तो कोई आपको कंजक्शन का पता होना चाहिए। कंजक्शंस की एरर बहुत आती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, और बहुत कॉमन और बहुत ईजी होता है ये, कोई इसमें डिफ़िकल्टी या कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। एक सेकेंड। इफ वेदर हो चुका है हमारा। ठीक है, हाँ ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अगला एक एग्जांपल देखते हैं कि दे हैव विजिटेड द कॉलेज ट्वाइस सिंस दे हैव ग्रेजुएटेड। अभी ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें एग्जांपल में क्या क्या रहा है। और सबसे पहले मेन क्लॉज देखते हैं इसमें कौन सी है। दे हैव विजिटेड द कॉलेज ट्वाइस। अब यहाँ पे मैं सिंस का यूज़ कर रहा हूँ, सिंस दे हैव ग्रेजुएटेड। अभी जब हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे सिंस के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्लॉजेस, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा मैं आपको सिंस, फ्रॉम, फॉर, इन सब के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा और कैसे रिलेशन है इन सब का टेंस के साथ, ये हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक बार सेंटेंसेस देख लेते हैं। दे हैव विजिटेड द कॉलेज ट्वाइस सिंस दे हैव ग्रेजुएटेड। और सेकंड है दे सफर्ड मच लॉस सिंस दे स्टार्टेड दिस बिजनेस। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में मैंने सिंस का यूज़ किया है। अब सिंस के बारे में एक बार जान लेते हैं सिंस क्या होता है। सिंस मेरा कंजक्शन भी यूज़ होता है और सिंस मेरा प्रेपोजिशन भी होता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होता है? जब कंजक्शन होता है सिंस, तो उसका मतलब होता है बिकॉज, और बिकॉज का ही सिनोनिम होता है एक तरह से सिंस। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आई लॉस्ट माई मैच सिंस आई डिड नॉट वर्क हार्ड ऑन इट। मैं मैच क्यों हारा? क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं करी थी उस पर। और इसको मैं सिनोनिम सिंस की जगह बिकॉज भी लिखता हूँ। आई लॉस्ट द मैच बिकॉज आई डिड नॉट वर्क हार्ड ऑन इट। ये हो गया, वहाँ पे मेरा सिंस क्या था? कंजक्शन था। अगर सिंस प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम का एक तरह से वो बताता है, पॉइंट इन टाइम को रेफर करता है। ये पॉइंट इन टाइम के बारे में बताता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको पहचानना है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है या फिर कंजक्शंस की तरह यूज़ हो रहा है। तो देख लेते हैं। दे हैव विजिटेड द कॉलेज ट्वाइस सिंस दे हैव ग्रेजुएटेड। अब सिंस दे हैव ग्रेजुएटेड एक टाइम रेफरेंस को बता रहा है। अब मेरा रीज़न तो कोई बता नहीं रहा है ये। अब सिंस दे हैव ग्रेजुएटेड एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट इन टाइम बता रहा है। तो यानी कि मैं समझ गया यहाँ से कि ये मेरा प्रेपोजिशन है सिंस। तो अगर ये प्रेपोजिशन है, तो अगर
तो अगर ये टाइम रेफरेंस है तो ये मेरा कौन से टेंस में यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो टाइम क्लॉज तो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा मेरा कि सिंस दे ग्रेजुएटेड, यहाँ पे हैव कट के मेरा सिर्फ ये हो जाएगा दे हैव विजिटेड द कॉलेज सिंस ट्वाइस सिंस दे ग्रेजुएटेड। क्योंकि टाइम रेफरेंस जो हमारी होती है, जब उसको हम सिंस के साथ टाइम रेफरेंस के साथ लिखते हैं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दे सफर्ड मच लॉस सिंस दे स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो ये मेरा पॉइंट इन टाइम हो गया यहाँ पे भी, सिंस दे स्टार्टेड दिस बिजनेस। एक पॉइंट इन टाइम मैंने बता दिया कि एक पॉइंट इन टाइम क्या होता है, सिंस दे स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब से उन्होंने एक बिजनेस का टाइम स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कोई मैंने 2010 में मैंने कोई बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मैं भूल गया हूँ या मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन से ईयर में या कब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मैं एक इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस मार लूँगा, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसी को पॉइंट इन टाइम मार लूँगा। तो सिंस दे स्टार्टेड दिस बिजनेस दे सफर्ड मच लॉस। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उन्होंने लॉस काफ़ी झेला था। तो सफ़र करने के बाद अगर झेला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंस मेरा, दे हैव सफर्ड। प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहा हूँ, दे हैव सफर्ड मच लॉस सिंस दे स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा और यहाँ पे मेरा पास्ट इंडेफिनिट जो कि सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पॉइंट इन टाइम समझ लेते हैं, पॉइंट इन टाइम्स होते क्या क्या हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट इन टाइम, इसमें सिंस के बारे में बताया है और वो पॉइंट इन टाइम एग्जैक्ट होते क्या है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 8th मार्च, तो 8th मार्च मेरे लिए क्या है, पॉइंट इन टाइम है मेरे लिए। अगर मैं संडे लिख दूँ, संडे एक क्या है, पॉइंट इन टाइम है, एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। 3 o'clock लिख दूँ, ये भी पॉइंट इन टाइम है। येस्टरडे 2010, ये भी पॉइंट इन टाइम है। लेकिन इन सब के ये तो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम बता दिया कि 8 मार्च हो गया, संडे हो गया, 3 o'clock हो गया, येस्टरडे हो गया, या 2010 कब की बात कर रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट इन टाइम बता दिए आपको। टाइम के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता दिए हैं, करेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको इवेंट्स के पॉइंट के एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होते। आपने कोई काम शुरू किया और आप भूल गए हो 10 साल बाद कि आपने कब शुरू किया था, तो उसके आसपास कोई काम हुआ होगा तो उसको रेफरेंस लेके आप उस पॉइंट को डिफाइन कर देते हो। जैसे कि इवेंट्स कैन ऑल्सो बी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंस आई केम हेयर, सिंस आई केम हेयर जब मैं यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ पे बहुत चेंज, तब से मैंने यहाँ पे चेंज देखा है काफ़ी। तो सिंस आई केम हेयर, जैसे मुझे ये याद नहीं कि मैं यहाँ पे कब आया था। फॉर एग्जांपल कोई नई जगह पे आप गए हो और आप किसी को बता रहे हो कि मैंने जब मैं आया था तब से 2010 में फॉर एग्जांपल आप आए और 2020 तक काफ़ी आपने चेंज देख लिया है, लेकिन आपको याद नहीं है कि आप 2010 में आए थे। तो आप इसको कैसे रेफर कर सकते हो, सिंस आई केम हेयर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज। मैंने बहुत सारा चेंज देखा जब से मैं आया था। तो आपने जब आए थे उसको रेफरेंस ले लिया। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको भी पॉइंट ऑफ टाइम बोला जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इट विल हैव बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, इट विल हैव बीन रेनिंग। अब ये तो एक अलग एग्जाम्पल हो गया, ये आई गेस ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों एग्जाम्पल्स कि यहाँ पे मैंने सिंस के साथ यहाँ पे मैंने हैव क्यों हटा दिया, क्योंकि सिंस मेरा पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है और टाइम का रेफरेंस है, तो इसी वजह से मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आया है क्योंकि प्रेजेंट से रिलेट करके पास्ट की बात बता रहा है। यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट से रिलेट करके बता रहा है पास्ट की बात कि आज तक उसने इतना लॉस झेल लिया है। और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो अभी आगे एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं और चीज़ों को। इट विल हैव बिन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब यहाँ पे इन में से आपको बताना है कौन सा आएगा, इन आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा। चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। और वही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखते हैं इन। अगर मैं इन लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सिंस आएगा, यहाँ पे सिंस बिल्कुल भी गलत आंसर है। सिंस क्यों नहीं आएगा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस गलत है। क्यों गलत है, सिंस ओनली रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। सिंस होता है पास्ट के टाइम बताता है। सो व्हेन वी राइट टेंस विद इट, इट विल बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। सिंस के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो पास्ट का होता है। पास्ट की अगर आप कोई बात कर रहे हो तो ही आप सिंस लिखते हो। जैसे इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, विल हैव बिन रनिंग। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो मैं सिंस कैसे यूज़ कर सकता हूँ, सिंस तो यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। तो क्या यूज़ करना चाहिए, एक बार ये भी देख लेते हैं।
फ्रॉम का क्या मतलब होता है, जो ये है, रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्रॉम एक ऐसा वो होता है मेरा जिसको मैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए यूज़ करता हूँ। और फॉर जो यूज़ होता है वो तो ड्यूरेशन के लिए होता है, ये तो मुझे पता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो फोर ड्यूरेशन बता रहा है। अगर मुझे किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम को बताना, उसके लिए मैं फ्रॉम यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फ्रॉम। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, यानी कि फ्यूचर में वो रेन करेगा, ऐसा मेरा कहने का इसका सेंस हो गया। ठीक है। एक ये बात होगी कि मैं सिंस कब यूज़ होता है और फ्रॉम कब यूज़ होता है। सिंस और फॉर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। चलो तो गाइस आगे आ जाते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो फॉर होता है और सिंस होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। और सिंस बेसिकली जो सिंस है वो कौन से टेंस के उसमें यूज़ हो सकता है। सबसे पहले एग्जांपल है, वी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस इट बिगैन टू रेन। यहाँ पे मेरा सिंस इट बिगैन टू रेन, मैं समझ गया सिंस को देखते ही कि मेरा रीज़न तो बता नहीं रहा कुछ, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और सेकंड है, वी हैव नोन हिम सिंस वी मेट हिम फर्स्ट, यानी यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे सिंस दोनों जगह मेरा preposition है, ये मुझे देखते ही पता चल गया है। तो अगर अब सिंस है तो सबसे पहले मैं देखूंगा सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है। दोनों में पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है तो टेंस साथ में कौन सा यूज़ होना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शंस होते हैं कि मैं दो टेंस उसमें लिख सकता हूँ सिंस के साथ। या तो मैं उसको परफेक्ट टेंस में लिखूँ या फिर उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखूँ। अगर मेरा इन दोनों में से मुझे कौन सा लिखना चाहिए, अगर मैं उसको प्रेजेंट से रिलेट करके लिख रहा हूँ तो, और सिंस का मतलब होता है टिल नाउ, बेसिकली टिल नाउ, अभी तक, अभी से रिलेट करके लिख रहा होता है। तो हमेशा मेरी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मैं उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखूँ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखूँ। लेकिन अगर कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो कंटिन्यूस उसमें मैं नहीं शो कर सकता, उनको मैं फिर परफेक्ट स्टेट में लिखूँ। तो पहले एग्जांपल में समझूँ तो सिंस, ये तो मेरा प्रेपोजिशन है, मैं समझ गया पॉइंट ऑफ टाइम है। और जो मेरा एक्शन है वो है वी हैव बीन वेटिंग। अब वेट करना है, वेट जो कर रहा है ये मेरा एक एक्शन है जिसको मैं कंटिन्यूस फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा आंसर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में शो करते हैं, वी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस इट बिगैन टू रेन। ये मेरा एक आंसर हो गया। दूसरा मैंने लिखा है, वी हैव नोन हिम सिंस वी मेट हिम फर्स्ट। अब सिंस वी मेट हिम फर्स्ट, अब मैंने नोन है, नोन को मैंने क्या बताया था, नो एक स्टेट होती है, किसी को जानना एक स्टेट होती है, इसको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं दिखा सकते। ये मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर नो एक स्टेट होती है, इसको कंटिन्यूस में नहीं शो कर सकते, तो इसको मैं परफेक्ट स्टेट में डिस्कस करूँगा और शो करूँगा, एक्सप्रेस करूँगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, वी हैव नोन हिम सिंस वी मेट हिम फर्स्ट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि वी हैव बिन नोइंग हिम सिंस वी मेट हिम फर्स्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नो को मैं कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं शो कर सकता। और सिंस के साथ हमेशा प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए, हमेशा हमारी, कि मैं उसको कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट नहीं, कोई भी टाइम रेफरेंस को लेके परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ हमें शो करना चाहिए। और अगर हमारे पास कंटिन्यूस का नहीं हो रहा है ऑप्शन, नहीं कर सकते, तो परफेक्ट स्टेट का करना चाहिए हमको। क्योंकि सिंस का मतलब मैंने क्या बताया था कि आज से रेफरेंस, टुडे का, आज का रेफरेंस, आज से रेफरेंस से बताते हैं हम लोग। सिंस इट बिगैन टू रेन, सिंस का मतलब टिल नाउ, पिछले जब से बारिश शुरू हुई है तब से लेके अब तक, टिल नाउ। इसलिए हम इसको कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में शो करते हैं। ठीक है। अभी एक नई चीज़ पे आते हैं हम लोग और नई चीज़ समझते हैं। एक एवरीडे और एवरीडे में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमारे इसी का है और इसको 10th चैप्टर में कवर कर रहे हैं हम लोग कि इसको क्या डिफरेंस होता है। एवरीडे और एवरीडे में क्या फ़र्क है, सिर्फ एक स्पेस का फ़र्क है, लेकिन स्पेस के फ़र्क में आते ही हमें मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। अगर मैं एक एवरीडे लिखूँ, अगर बिना स्पेस के लिखूँ, तो उसका मतलब होता है ऑर्डनरी, जो कि कुछ मतलब कैजुअल होता है। ऑर्डनरी मीन्स एक तरह से कैजुअल। लेकिन अगर मैं स्पेस के साथ एवरीडे को लिख रहा हूँ, दैट मीन्स डेली, जो रोज़ काम हो रहा है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माई फ्रेंड कॉल्स मी एवरी डे, माई फ्रेंड कॉल्स मी एवरी डे। ओह, माई अंकल कॉल्स मी एवरी डे, माई अंकल कॉल्स मी एवरी डे, एक ही एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है, माई अंकल कॉल्स मी एवरी डे। यहाँ पे आप देखो किसकी सेंस ठीक हो रही है। अगर डेली कॉल कर रहा है तो ये वाला होगा, अगर ऑर्डनरी कॉल कर रहा है, कैजुअल कॉल कर रहा है, तो ये वाला होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैजुअल की को तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो इसका मतलब एवरीडे, अगर डेली कॉल कर रहा है, इसकी सेंस ठीक बन रही है।
तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस है मेरा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, और सेकंड वाला सेंटेंस माई अंकल कॉल्स मी एवरी डे विद अ स्पेस, ये वाला सही मेरा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ एवर्स टू एवरीडे जॉब, ही इज़ एवर्स टू एवरीडे जॉब, यहाँ पे क्या है, अब मेरा विदाउट स्पेस के साथ एवरीडे यूज़ कर रहा हूँ मैं। एवरीडे मतलब ऑर्डनरी, एवर्स यानी कि वो थक चुका है, एकदम से बोर हो चुका है जिसको बोलते हैं। ही इज़ एवर्स टू एवरीडे जॉब, एवरीडे जॉब यहाँ पे ऑर्डनरी जॉब है, तो रोज़ का जो जॉब होता है ऑर्डनरी कैजुअल जॉब है, सेम रूटीन है, तो उस जॉब से वो एवर्स हो चुका है। तो इसकी क्या सेंस बन रही है, ठीक, बिल्कुल ठीक बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ठीक है। हाँ, तो guys, अगला एग्जांपल देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड्स इज गोइंग अंडर वे, अब अंडर वे भी ऐसे ही होता है, जैसे स्पेस के साथ भी यूज हो जाता है और बिना स्पेस के साथ भी, लेकिन दोनों का मतलब इस प्रोसेस में, इस केस में सेम होता है। अंडर वे विद स्पेस का मतलब भी इन प्रोसेस, विदाउट स्पेस का मतलब भी इन प्रोसेस होता है, मतलब कोई काम है वो किसी प्रोसेस में है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो डिफरेंस कैसे करें, एडजेक्टिव और एडवर्ब से। जो विदाउट स्पेस होता है वो होता है एडजेक्टिव, और जो विद स्पेस होता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये यूज़ क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, पहले तो ये देखते हैं। द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड इज गोइंग अंडर वे, इज गोइंग अंडर वे यानी कि ये एडजेक्टिव है। मुझे कैसे पता चला है एडजेक्टिव है, ये एक डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि कैसे जा रही है, उसका डिस्क्रिप्शन है रिकॉर्ड्स का, अंडर वे। तो अगर ये अंडर वे एडजेक्टिव है किसी का बता रहा है, तो एडजेक्टिव तो गलत हो गया, एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो आना क्या चाहिए यहाँ पे, हाउ किसी का रिप्लाई आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, और वो कैसे आना चाहिए, मुझे कैसे पता चला कि एडवर्ब होते हैं, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इन सब का रिप्लाई होता है। तो यहाँ पे किसी का रिप्लाई ठीक बैठ रहा है क्या, तो अगर मैं इसको चेक करूँ, द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड इज गोइंग हाउ, तो इज गोइंग अंडर वे, अब मुझे हाउ का रिप्लाई मिल गया, तो अंडर वे मुझे एडवर्ब आना चाहिए विद स्पेस लिखना चाहिए यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर वे, लेकिन विद अंडर अलग और वे अलग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। अगला एग्जांपल है, बाय द टाइम द मूवी बिगैन एवरीवन हैड ऑक्यूपाइड हिज सीट। इसमें बाई से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बाई का क्या मतलब होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं बाई क्या होता है। बाई प्रेपोजिशन होता है जिसके काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। सबसे पहला जो मीनिंग होता है वो होता है डूअर का, डूअर के बारे में बताता है बाई के पैसिव वॉइस के अंदर, जैसे कि दिस वर्क इज़ डन बाई मी, तो ये एक डूअर के बारे में बता रहा है। सेकेंड ये बताता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जैसे आप किसी कौन से व्हीकल से जा रहे हो, बाय कार, बाय मोटरसाइकिल, बाय एरोप्लेन, तो एक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताता है। तीसरा एक डेडलाइन के बारे में बताता है, कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल रहा है कि योर वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय मंडे, तो मंडे डेडलाइन होगी, बाय 5 PM, तो 5 PM हमारी डेडलाइन होगी। तो डेडलाइन भी शो करता है, जो कि डेडलाइन का मतलब है टिल टिल उस पॉइंट तक। तो यहाँ पे जो है बाय यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, और सिर्फ बाय नहीं, बाय द टाइम। बाय द टाइम जो पूरा है हमारा, ये पूरा कंजक्शन है हमारा, और ये क्लॉज जो है वो एक कंजक्शन क्लॉज है, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है। सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमारा पास्ट इनडेफिनेट का टेंस यूज़ हो रहा है, बिगैन की वजह से हमको समझ में आ जाता है। बाकी जो हमारी मेन क्लॉज है, एवरीवन हैड ऑक्यूपाइड हिज सीट, तो एवरीवन हैड ऑक्यूपाइड हिज सीट, ये हमारी पास्ट परफेक्ट होगी, जो कि टेंस यहाँ पे ठीक है। टेंस क्यों ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे मैंने बताया था सबॉर्डिनेट जो क्लॉजेज होती हैं वो हमारी मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो पहले जो काम हुआ होगा वो सीट ऑक्यूपाई करने का हुआ होगा, उसके बाद मूवी बिगैन होगी। तो इसी वजह, अगर ये पास्ट का है तो पास्ट से पहले का कोई काम होगा तो उसको हमें कौन से टेंस में दिखाएंगे, पास्ट ऑफ पास्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट शो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हैड ऑक्यूपाइड हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं यहाँ पे, बाय द टाइम, यहाँ पे भी बाय द टाइम का यूज़ हो रहा है। बाय अकेला तो एक प्रेपोजिशन होता है, लेकिन बाय द टाइम अगर पूरा लिखता है तो पूरा बाय द टाइम कंजक्शन की तरह यूज़ होता है। अगर यह कंजक्शन की तरह यूज़ होता है, ये हमारी क्लॉज भी हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज होगी, बाय द टाइम दे रिटर्न, वी शैल हैव सॉल्व इट, ये हमारी क्या होगी, मेन क्लॉज होगी हमारी। ठीक है, और इसके अंदर हमारा टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है ये हमको समझना है सबसे पहले। इसके अंदर टेंस यूज़ हो रहा है, अगर देखो तो प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है, लेकिन मीनिंग जो कन्वे कर रहा है ये प्रेजेंट का कन्वे नहीं कर रहा है। ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ये हमारा कन्वे कर रही है मैसेज एक तरह से फ्यूचर का। बाय द टाइम दे रिटर्न,
बाय द टाइम दे रिटर्न मतलब कि एक डेडलाइन शो कर रहा है, एक पॉइंट शो कर रहा है। और अगर आप सेंस लगा के सोचो तो डेडलाइन कभी भी प्रेजेंट की नहीं होती है। अगर आप मैं बोल दूँ 5 बजे तक आपको ये काम करना है, और ये बात अगर मैं 4 बजे बोल रहा हूँ, तो 5 बजे मेरे लिए फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर है। और 5 अगर मैं बोलूँ तो 5 उस टाइम पे प्रेजेंट है। तो डेडलाइन हमेशा कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो सकती, हमेशा फ्यूचर में होती है। इसीलिए अगर ये जो बाय द टाइम है, भले ही यहाँ पे टेंस हमारा प्रेजेंट का है, लेकिन जो सेंस है वो फ्यूचर की है। एक सेकेंड। जो हमारा सेंस है वो हमारी फ्यूचर की है। जो जो मैसेज हमारा ये कन्वे कर रहा है कि बाय द टाइम द रिटर्न वी शैल हैव सॉल्व इट। तो अगर ये फ्यूचर का डेडलाइन है, तो ये कौन से स्टेट में आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट में आना चाहिए, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है, वी शैल हैव सॉल्व इट आना चाहिए, और वो लिखा हुआ है जो कि ठीक है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये वाला समझ में आ गया हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अगला देख लेते हैं फ्यूचर एक्शंस के बारे में। कौन कौन से टाइप के फ्यूचर एक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी जो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी शैल हैव सम रेस्ट। वी शैल हैव सम रेस्ट का मतलब है कि ये एक इंटेंशन शो करे, प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे इंटेंशन शो किया जा रहा है कि हमें रेस्ट ले लेना चाहिए, एक इंटेंशन है। और इसी को अगर मैं दूसरा बोलूँ, एक और एग्जांपल से समझाऊँ तो दे विल सॉल्व दिस मिस्ट्री, दे विल सॉल्व दिस मिस्ट्री, ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। क्या कि एक अंदाज़ा आपने लगा लिया कि वो जो मिस्ट्री है वो सॉल्व कर लेंगे, तो ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे टाइप्स के सेंटेंसेस को हम शैल हैव, विल सॉल्व, इनसे डिनोट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, शैल हैव सम रेस्ट, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ किया मैंने। शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव मेरी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। अगर प्लूरल के साथ, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे हैव आया, अगर सिंगुलर होता तो हैव आ जाती। दूसरे टाइप के एक्शंस होते हैं वो इन्फर और इम्पेंडिंग एक्शंस। इन्फर का मतलब, जो इन्फर जो वर्ड होता है, उसका मतलब होता है तो कंक्लूड करना, डेसिफर करना, डिकोड करना किसी चीज़ को। और इन्फ्रेंस एक तरह से हो गया कंक्लूजन निकालना किसी चीज़ का। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूँ, इट इज़ गोइंग टू रेन, ये एक कंक्लूजन निकाला है, कोई आपके पास रिजल्ट है, कोई आपके पास डाटा है, उसी के थ्रू आप ये रिजल्ट निकालो, इट इज़ गोइंग टू रेन। इम्पेंडिंग का मतलब, और दूसरा होता है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का होता है जो आने वाला है। जैसे आपने एक प्रोवर्ब भी सुनी होगी कि स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, ऐसे करके एक प्रोवर्ब होती है जिसका मतलब होता है इम्पेंडिंग डेंजर, कोई आने वाला खतरा। तो जो आने वाला खतरा होता है उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग, जो आने वाला होता है। तो कुछ आने वाला होता है तो उसके हिसाब से आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कुछ कि कुछ आने वाला है। तो ऐसे सर्टेन जो एक्शंस होते हैं उनको इन्फ्रेंस और इम्पेंडिंग एक्शंस होते हैं, उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, गोइंग टू की वजह से, गोइंग टू के थ्रू। जैसे कि एक और एग्जांपल दूँ मैं, द ब्रांच इज़ गोइंग टू ब्रेक। तो ये भी मैंने कैसे इन्फ्रेंस, ये कंक्लूजन कैसे निकाल लिया कि मान लो कोई आदमी ब्रांच पे जाके बैठ गया और मैं बोल रहा हूँ द ब्रांच इज़ गोइंग टू ब्रेक, तो उसका मतलब ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ब्रांच बहुत पतली सी है और आदमी का वेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो टूट जाएगी। तो मैंने इस वजह से सेंटेंस बोला द ब्रांच इज़ गोइंग टू ब्रेक। ठीक है। इन सेंटेंसेस को हम शो करते हैं गोइंग टू से। तीसरे टाइप के होते हैं शेड्यूल्ड और टाइम टेबल एक्शंस होते हैं, शेड्यूल्ड और टाइम टेबल। एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखा हो, द वॉल इज़ गोइंग टू ब्रेक, सेम सिमिलर वे में। तीसरे टाइप के एग्जांपल्स होते हैं शेड्यूल्ड और टाइम टेबल्ड एक्शंस, जो कि फिक्स टाइम पे होता है। द मूवी बिगिंस एट 5 PM, द ट्रेन लीव्स द प्लेटफॉर्म। ये जो होते हैं शेड्यूल्ड होते फ्यूचर में है, लेकिन इनको हम प्रेजेंट से डिनोट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिनोट करते हैं। इंडेफिनिट से क्यों करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो फैक्ट के तरफ, फैक्ट के बेसिस पे हम इसको मैसेज इम्प्लाई करते हैं एक तरह से, कि मूवी जो शुरू होने वाली है 5 बजे शुरू होने वाली है, तो ये एक फैक्ट है एक तरह का। तो ऐसे जितने भी एक्शंस होते हैं जो शेड्यूल्ड हैं, जो पहले से फिक्स्ड है, टाइम टेबल है, उनको हम फ्यूचर एक्शंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं और उन्हीं एक्शंस में लिखा जाता है। तो ये भी एक तरह के फ्यूचर एक्शंस ही हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, फॉर जो होता है ड्यूरेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है, और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। ड्यूरेशन का मतलब है जो एक प्रोसेस, जो काम होने का जो एक प्रोसेस है, जो काम हो रहा है बीच में, उस पूरे प्रोसेस को ड्यूरेशन कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया है, वो फिक्स पॉइंट, तो वो होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ड्यूरेशन और फॉर को हम कैसे समझ सकते हैं, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई से, कि अगर
कोई भी सेंटेंस उसमें आप हाउ लॉन्ग का अगर आपको रिप्लाई मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है और वहाँ का फॉर का यूज़ होगा, वहाँ पे फॉर प्रपोजिशन का यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन किस किस में यूज़ होती है, अगर जैसे बात हो रही है 6 आवर्स की, तो 6 आवर्स एक ड्यूरेशन है। 30 मिनट्स कोई बोल रहा है तो 30 मिनट्स में एक ड्यूरेशन है। अ फ्यू डेज, सेवरल वीक्स, मैनी मंथ्स, 10 ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम, अ शॉर्ट टाइम। अ शॉर्ट टाइम भी एक ड्यूरेशन है, शॉर्ट है लेकिन एक ही शॉर्ट टाइम भी एक ड्यूरेशन है, भले ही छोटा हो। डेकेड्स, एजेस, सेंचुरीज, लास्ट अ डे और लास्ट अ ईयर। लास्ट अ डे और लास्ट ईयर भी ड्यूरेशन होती है एक डे को दिखाने के लिए। इसका एग्जांपल भी मैंने लिया और इसको और अच्छे से मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिंस का समझ लेते हैं एक बार। सिंस क्या होता है, रिप्लाई ऑफ व्हेन। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है वैसे ही सिंस व्हेन का रिप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बोल रहा है 2 o'clock, स्पेसिफिकली बोल दिया है 2 o'clock, तो मेरे को ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि 2 बजे ही एक्यूरेट। 9 AM, कोई 9 AM बोल रहा है तो ये ड्यूरेशन नहीं दिखा रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो उसके लिए ऐसे पॉइंट्स के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। और समझ लेते हैं जैसे संडे कोई बोल रहा है, या दिसंबर, या 21 नवंबर, या फिर कोई डायरेक्ट 2012 का रेफरेंस दे रहा है, या बोल रहा है कोई विंटर, येस्टरडे, इवनिंग, मॉर्निंग, बर्थ, चाइल्डहुड, देन, ही बॉट दिस कार। इवेंट्स का रेफरेंस भी दे देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ही बॉट दिस कार लास्ट डे, लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट डे, लास्ट डे, इनमें डिफरेंस क्या है, एक है, और इसका एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले इनके एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सिंस हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हेयर, ये सारे एक तो सबसे पहले तो आपको सेंटेंसेस देखने हैं, और सेंटेंसेस देखने के बाद इसमें आपको करेक्शन भी करनी है। खुद से एक बार वीडियो पॉज करो, और अगर कोई आपको आंसर मार्क करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप समझ सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर। तो सिंस का मैंने यूज़ किया है, मैंने क्या होता है, सिंस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस होता है, और रिप्लाई किसका होता है, व्हेन, व्हेन का। तो क्या ये व्हेन का रिप्लाई हो रहा है, व्हेन। अगर मैं बोल रहा हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर, तो यहाँ ऑब्वियसली हाउ, व्हेन का तो रिप्लाई आ ही नहीं रहा, लेकिन हाउ लॉन्ग का तो रिप्लाई वैसे ही आ रहा है यहाँ पे। तो हाउ लॉन्ग का तो रिप्लाई डायरेक्टली गिवन भी है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं, यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। तो यहाँ पे सिंस गलत है और फॉर होगा, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग हेयर। और लिविंग जो एक प्रोसेस है वो एक प्रोसेस है, और मैंने कौन सा टेंस यूज़ किया है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे यूज़ किया है। तो एक्शंस गोइंग ऑन है, तो गोइंग ऑन तो वैसे भी समझ में आ गया फिर भी कि कंटिन्यूशन है, टाइम टेकिंग है, तो फॉर वैसे ही आना है ड्यूरेशन में। कितने सारे रीजंस हो गए देखिए। फिर अगला देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश डे, लास्ट डे। अब लास्ट डे क्या है, मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लास्ट डे। इट हैज़ बीन रेनिंग लास्ट डे, सिंस लास्ट डे से रेन कर रहा है, ठीक है। अगला, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस आएगा या फॉर आएगा, लास्ट डे, यहाँ पे आएगा फॉर अ डे। इसका एग्जाम्पल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ क्या होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ लास्ट डे, तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया लास्ट डे से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कल के 24 घंटे, लास्ट डे में, कल के दिन में भी तो 24 घंटे का टाइम था, वो पूरे ड्यूरेशन अगर मुझे दिखाने हैं तो मैं कैसे बोलूँगा उसको, लास्ट डे। कल को मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम से भी डिनोट कर सकता हूँ और एक ड्यूरेशन से भी। अगर मुझे पॉइंट ऑफ टाइम से डिनोट करना है तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, लास्ट डे। अगर ड्यूरेशन से करना है मैं उसको बोलूँगा लास्ट डे, ठीक है। अगला एग्जांपल, इट हैज़ बीन अ मिस्ट्री डैश टाइम इमेमोरियल। तो ये टाइम इमेमोरियल क्या है, ये ड्यूरेशन है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं समझना टाइम इमेमोरियल क्या है। टाइम इमेमोरियल होता है बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा टाइम। अब ना तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना ही ये ड्यूरेशन है, यही आपको समझना है कि जब भी आपको टाइम इमेमोरियल आ जाए तो ना तो टाइम इमेमोरियल ड्यूरेशन होता है ना ही आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ऐसे इसके लिए कौन से हम यूज़ करते हैं, ऐसे इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रपोजिशन फ्रॉम। इट हैज़ बीन अ मिस्ट्री फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा ना फॉर ना सिंस, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम। फ्रॉम का मैंने देखो आपको दो यूज़ बता दिया। एक तो मैंने बताया था जो फ्यूचर्स एक्शंस होते हैं, सिंस तो होता है पास्ट, पास्ट जो काम हो रखे हैं उनके लिए, पास्ट टेंस के लिए। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई एक्शन है उसके लिए मैंने फ्रॉम भी बताया था आपको पहले भी। और एक ये वाला काम, ना तो जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है ना कोई ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो उनके लिए प्रपोजिशन यूज़ की जाती है फ्रॉम, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, दीज ट्राइब्स हैव बीन फॉलोइंग दिस कस्टम। यहाँ पे दीज आएगा या फिर दिस भी हो सकता है, सिंगल कोई कस्टम है तो दीज ट्राइब्स हैव बीन फॉलोइंग दिस कस्टम, सिर्फ कस्टम आएगा फिर, ठीक है। दिस कस्टम
अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंस एशियन टाइम्स आएगा या फॉर एशियन टाइम्स आएगा। अब एशियन टाइम्स भी सेम है मेरा टाइम इमेमोरियल की तरह। एशियन टाइम्स जो है ना तो मेरा पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है ना ड्यूरेशन दिखाता है। एशियन टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है, इसको मैं कैसे भी ले सकता हूँ। हम यहाँ पे क्लियर नहीं है, और जब हम क्लियर नहीं है किसी चीज़ में तो इसी वजह से हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइम इमेमोरियल में हम क्लियर नहीं थे, हमें नहीं पता लगता कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर एक ड्यूरेशन है, इसी वजह से यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दीज ट्राइब्स हैव बीन फॉलोइंग दिस कस्टम फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला एक और देखते हैं, दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स। अब डैश चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड क्या है, डैश चाइल्डहुड, एक चाइल्डहुड पास्ट का टाइम है। अगर ये पास्ट का टाइम है और ये बोल रहा है मैं पॉइंट ऑफ टाइम लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे लगाऊंगा सिंस। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। तो अगर मैं सिंस बोल रहा हूँ तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये बात, अगर मैं सेंस की बात करूँ इस सेंटेंस के अंदर, तो ये जो बंदा है जो बोल रहा है दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स, क्या जो या फिर ये दोनों आदमी जो फ्रेंड्स हैं दोनों, वो उनका चाइल्डहुड तो अब ख़त्म हो चुका होगा। वो ऑब्वियसली अगर उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो चुका है, अब वो यंग एज में होंगे या अपने ओल्ड एज में होंगे, तभी ये बात बोली जा रही है कि दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से टिल नाउ, अभी तक। तो अभी तक बात हो रही है अपना, उनका चाइल्डहुड ख़त्म हो चुका है, पास्ट टेंस एक तरह से। ये भी एक समझने की चीज़ है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ देव, अगला सेंटेंस में देवर, यहाँ पे आ जाएगा देव, देवर गुड फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड। अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ चाइल्डहुड, अब देवर, अब यहाँ पे आ गए वर, ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ से प्रेजेंट से रिलेट नहीं किया जा रहा है। अगर प्रेजेंट से रिलेट नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे मैं ड्यूरिंग भी लगा सकता हूँ, दे वर गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, या फिर एक और प्रपोजिशन यहाँ पे यूज हो सकती है, दे वर गुड फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, जब मुझे पास्ट की बात करनी है। इन और ड्यूरिंग मेरा वैन का रिप्लाई होता है अगर मैं देखा जाऊँ तो। जैसे कि वैन वर दे गुड फ्रेंड्स, दे वर गुड फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, वैन वर दे गुड फ्रेंड्स, दे वर गुड फ्रेंड्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में वो गुड फ्रेंड्स थे। तो ठीक है गाइज, ये तो हो गया आज हमारा लेसन, और अभी अब वोकैब पे बढ़ते हैं, जो कि हमें डेली है जो हम वोकैब करते हैं। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, पूरा लेसन काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो पूरा 10th चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी, और पूरा 10th चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो हम कंडीशनल्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी कंडीशनल पढ़ेंगे फिर मोड पढ़ेंगे। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसके बाद एक बड़ा चैप्टर आएगा वर्ब, वर्ब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे इसमें टेंस में थोड़ा सा लगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी था चैप्टर। तो अभी आज के वोकैब करते हैं। सबसे पहले वर्ड हमारा डिस्क्राई। डिस्क्राई का मतलब होता है, एक तो वर्ब होती है ये, और इसका मतलब होता है टू सडनली सी। फॉर एग्जाम्पल, टू सडनली सी समथिंग और समबडी, किसी को देखना एकदम से। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सेवरल ईयर्स साइंटिस्ट वर एबल टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ डिजीज़। कॉज ऑफ डिजीज़, बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद साइंटिस्ट ने जो डिजीज़ का जो कॉज था वो डिस्क्राइब, वो देख लिया, वो सडनली एकदम से मिल गया, उनको देख लिया। फिर अगला वर्ड हमारा डेलीरियम। डेलीरियम का सबसे पहले होता है हमारा नाउन, जिसका मतलब होता है वायलेंट एक्साइटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे फॉट इन डेलीरियम, एक वायलेंट एक्साइटमेंट के अंदर वो लड़ने लग गए, लड़े। तो हम इसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो डेलीरियम। तो अगला वर्ड हमारा डिक्रैपिट। डिक्रैपिट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वोर्न आउट बाय एज, या फिर ओल्ड फैशन वगैरह भी बोल सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, अ रैदर डिक्रैपिट मैन, डिक्रैपिट ओल्ड मैन। फिर अगला फोर्थ वर्ड है हमारा डायबॉलिकल। डायबॉलिकल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है डेविलिश। डेविलिश यानी कि एक बुरे, नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सिंगर विद डायबॉलिकल वॉइस, एक डेविलिश की वॉइस, डेविल की वॉइस। एक यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया है इसको एग्जांपल में, सिंगर विद अ डायबॉलिकल वॉइस, एक डेविलिश वॉइस, जिसको तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन इसको मेनली नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, डायबॉलिकल, डेविलिश। ठीक है, फिफ्थ वर्ड हमारा डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अबैंडन या नेग्लेक्ट ऑफ वंस ड्यूटी। दो मतलब होता है, या तो किसी को छोड़ देना, अबैंडन कर देना, या फिर ड्यूटी के लिए यूज़ होता है। ड्यूटी जो स्पेशली ड्यूटी जो होती है उसमें अगर आप नेग्लिजेंस दिखा रहे हो तो उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डेरिलेक्ट इन हिज ड्यूटी टू हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए जो ड्यूटी कर रहा था उसमें वो डेरिलेक्ट था। क्या था डेरिलेक्ट, मतलब कि नेग्लिजेंट था। तो ठीक है गाइस, ये तो हो गया रहा आज के वोकैब। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। टेंस का बहुत चैप्टर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और आई नो ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहा होगा, क्योंकि मैंने जिस
वे में आपको एक्सप्लेन किया है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छा वे है समझने का, सीखने का, और रोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जितनी क्लियर होंगी उतना अच्छा होगा। एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एक बार आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी तो अपने नोट्स बनाते रहिए, आप समझते रहिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।